हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है मैं उनका तारुफ आपसे करवाती चलूं। इनका ताल्लुक है NA 123 और PP 156 से। एक मेन इंट्रोडक्शन मैं आपको करवाती चलूं। हमारे साथ आज मौजूद है इशारिफ सोहल साहब जो कि साहबजादे हैं यासिन सोहल साहब के, और यासिन सोहल साहब के बारे में आप लोग बाखूबी जानते हैं। वो 3 बार जो है MPA रहे हैं नून लीग से, और इस बार भी इंशाल्लाह ताला इनको टिकट मिल चुका है और वो भरपूर तरीके से जो है कैंपेन का आगाज कर चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। उनके साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं इशारिफ सोहल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि आपने भी जो सियासत में कदम रखा, सबसे पहले ये बताइएगा कि आप अपने वाले साहब से इंस्पायर होके ये आपने जो है कदम रखा है सियासत में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बताना चाहता हूँ तमाम व्यूअर्स को कि बिल्कुल मेरी इंस्पिरेशन मुझे घर से ही मिली। मेरे वालिद साहब 93 से, बल्कि इससे भी पहले, आज 35 ईयर्स हो गए उनको, 35 साल से ज़्यादा हो गया है। वो सियासत से वाबस्ता है और हमेशा मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने सियासत की है। मेरी इंस्पिरेशन मेरे वालिद साहब भी हैं, और एक बड़ी इंस्पिरेशन जो है वो मैं बताना चाहता हूँ सबको। जी सर जरूर। वो ख्वाजा साद रफीक साहब भी हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब को हम 97 से अपने हल्के में देख रहे हैं। हमारा उनके साथ घरेलू ताल्लुक है, और जब हम छोटे थे, अभी हम टीनेजर्स थे, हमने तब भी उनके इलेक्शंस तमाम जो है हमने लड़े, और फिर उनके साथ उनसे सीखने का मौका मिला, उनके साथ मुल्की सियासत को समझने का मौका मिला, लोगों के दुख दर्द तकलीफ समझने का मौका मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जब मैं खुद एक मेंबर कंट्रोलमेंट बोर्ड हूँ। जी सर, आपका ये भी इंट्रोडक्शन मैंने बताना था कि ऑन स्क्रीन के आप मेंबर जो है वो कंट्रोलमेंट बोर्ड भी हैं। उस हवाले से भी आपसे बहुत सारे सवालात होंगे। तो जी बताइए, आप ख्वाजा साद रफीक साहब का जो कि बहुत बड़ा नाम है, NA 123 PP 156 से है, और उनके बारे में आप बताना चाह रहे थे कि आपकी इंस्पिरेशन जो है वो ख्वाजा साहब से रही है। जी 2021 में मुझे ख्वाजा साद रफीक साहब ने बुला कर कहा कि आपको मैंने इलेक्शन लड़वाना है, मैंने टिकट देना है आपको। मैं चाहता हूं कि आप एक दफ़ा बोर्ड में जाकर लोगों को सर्व करो, बल्दियात से आप अपना स्टार्ट करो, ताकि आपको अवामी मसाइल का पता चल सके। सही। उनकी मेहरबानी थी, और मैं समझता हूँ उसमें लोगों के साथ अटैच भी हूँ, एक ग्राउंड वर्कर के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ। और मुझे वो मसाइल जो एक पैराशूटर को शायद कभी भी पता नहीं चल सकते, वो मसाइल का मुझे बखूबी इल्म है। और ये सियासी बसीरत जो है ये ख्वाजा साद रफीक साहब की थी कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया। और मैं समझता हूँ कि मेरी जो पहली इंस्पिरेशन है, मेरे जो उस्ताद हैं, मेरे जो कायद हैं, मेरे मेंटोर हैं, वो ख्वाजा साद रफीक साहब। और मैं अपने वालिद साहब से बहुत कुछ सीखता हूँ, उनकी हम्बलनेस, उनका हर शख्स के साथ एग्जैक्टली जब आप सियासत में कदम रखते हैं तो बहुत सारी चीजों का सामना होता है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी भी आपको पता है ये बढ़ जाती है। तो देखिए, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ये समझता हूँ कि मुझे नेगेटिविटी से ज़्यादा जो है वो मुझे पॉजिटिविटीज़ ही मिली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो इलाके में वोट बैंक है वो बढ़ा है, वो कम नहीं हुआ। बहुत से मसाइल थे, आज भी हम फेस कर रहे हैं, लेकिन जब मैं इलेक्ट होकर आया था तब एक अंबार था मसाइल का। हमने जिस हद तक जो हमारे इख्तियारात में चीज़ें थी, जिस हद तक हमने उनको हल कराने की हम कोशिश कर सके हैं, हम कामयाब हुए हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं समझता हूँ कि हमारी क़यादत अगर इसी तरह से यकजा होकर और इसी तरह से हमारा साथ देती है, लोगों के दुख दर्द तकलीफ में उनका साथ देती है, तो यहाँ पर और कई मसाइल हम हल करने जा रहे हैं। और ये हल्का इंशाल्लाह ताला ये तरक्की, बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। ना सिर्फ ये हल्का, पूरा पंजाब और पाकिस्तान भी इंशाल्लाह जल्द जो हमारा जो ट्रैक था तरक्की का, उस पर वापस चढ़ जाएगा इंशाल्लाह। मेरा मेन मकसद हमारे प्रोग्राम का जो होता है वो इलेक्शन सेल के हवाले से हमने आगाज किया है, जिसमें कि जब से अनाउंसमेंट हुई है इलेक्शन के हवाले से, तो इसके हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आपके अपने हल्के में क्या वर्किंग रही है और डेवलपमेंट के क्या काम अब तक आप लोग जो है वो अपने हल्के में कर चुके हैं, और सबसे मेन थिंग इस कि पब्लिक को कितना जो है वो आप
पॉजिटिविटी दिला चुके हैं, वो कितने लोग हैं जो आपके साथ अब खड़े हैं वहां से, आपके इलाके से? देखिए, आपने सबसे पहले तो बात की हल्के की, हमारी तैयारी की। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, दोबारा से वालिद साहब ने करवाए हैं। जी जी, यासीन सोल साहब ने। जी 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 जी। PP 156 से हमारी क़यादत चाहती है कि हम इलेक्शन लड़ें। जी जी। और लाहौर में मेरा ख्याल है ये पहला टिकट है जी। जो किसी भी उम्मीदवार का लाहौर में मुस्लिम लीग का फाइनल हुआ था। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हर वक्त एक स्टेट लोग यहाँ पर यूं करते हैं कि वो इलेक्शन मोड में इलेक्शन से 2-4-6 महीने पहले जाते हैं, जी जी। लोगों को मिलना शुरू करते हैं, जनाजे अटेंड करना शुरू करते हैं, सही। खुशी गमी अटेंड करते हैं। इस तरह बाकी लोगों का जो इलेक्शन मोड होता है वो हम हर वक्त ही लोगों के दरमियान होते हैं। हम खुशी गमी पे जाते हैं, लोगों की आवाम के मसाइल सुनते हैं, खुली कचहरियाँ लगती हैं, लोगों को हमारे दफ्तर तक, यानी कि उनके मसाइल का हल भी होता है, ये वर्किंग इलेक्शन से पहले ही आपकी जारी रहती है राउंड द ईयर। हर वक्त जारी रहती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे इख्तियारात में चीज़ें हैं वो तो हम ऑलरेडी हम कर रहे थे और मसाइल के हवाले से। बस इसी के साथ एक और सवाल करना चाहूंगी आपसे शारिब साहब के, आपका जो एरिया है वो कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है और आप भी कंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर हैं, लेकिन मैंने देखा है कि उस इलाके में बहुत सारे मसाइल सामने आ रहे हैं देखने में, जैसे कि वो जो वाटन रोड की मेन रोड है वो भी जो है वो टूटी फूटी है, और इसके अलावा वहां पे सबसे मेन इश्यू के वहां पे जो पीने का साफ पानी मौजूद नहीं है, वाटर फिल्ट्रेशन की कोई सही वर्किंग नहीं है, सीवरेज का निजाम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बड़ा मुश्किल सवाल किया है। जी जी। बीइंग अ बोर्ड मेंबर मैं समझता हूँ मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं जवाब दूंगा इसका। जी जी बिल्कुल। क्योंकि हक सच की बात करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसमें बिल्कुल हमारे बोर्ड का भी कसूर है, हमारे लोगों का भी कसूर है। जो जहाँ तक आपने देखे 3 बड़े इश्यूज पे आपने बात की है, मैं तीनों का अलग-अलग आपको जवाब देता हूँ। जी बिल्कुल। सबसे पहले पानी, साफ पानी की बात करते हैं। साफ पानी, मैं आपके तवज्जुद से अहलियाने लाहौर को ये बताना चाहता हूँ कि पानी की सतह जो है लाहौर में वो बहुत ज्यादा नीचे जाती जा रही है। ये एक ऐसा इशू है, ये एक ऐसा इशू है कि यहाँ पे अगर हमने इस पे फोकस ना किया और अगर हमने इसको रिजॉल्व करने की ना कोशिश की तो आने वाले वक्तों में ये पानी का बहुत बड़ा मसला पड़ जाएगा। जी एग्जैक्टली, पानी का बड़ा बहरान हो जाएगा इस तरह से। तो साफ पानी तो कहीं पे नायाब हो चुका है लाहौर में। कराची में और पिंडी में क्या सूरत हाल है पानी की? पिंडी में 48 घंटे में मेरा ख्याल 2 घंटे के लिए पानी उनको मिलता है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स लोगों ने बनाए हुए हैं और यहाँ पर भी जो आबादियां हैं, जिस तरह जो पॉश एरियाज हैं उनमें शायद उतना इशू नहीं है। जी जी बिल्कुल। पानी की मैनेजमेंट अच्छी है, स्टोरेज अच्छा है। जी बिल्कुल। ये अंदरून जो आबादियां बनी हुई हैं, ज्यादा ये मसला वही देखने में आता है, ये जो फिर वाटर है, साफ पानी, और सबसे मेन थिंग इसके सीवरेज का निजाम वो अब तक जो है वो कोई ठीक नहीं कर पाया। इसकी क्या खास वजह है? आने वाली हुकूमतें हो, मौजूदा हुकूमत हो या गुज़िश्ता हो, इस पे इम्प्लीमेंट्स क्यों नहीं किए जाते? देखिए, सारा काम हम हुकूमतों पे नहीं डाल सकते, हमें खुद भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं ये मानता हूँ कि बहुत सी कोताहियां हैं, हमारे बोर्ड्स की बहुत सी कोताहियां हैं, हमारी कॉर्पोरेशंस की बहुत सी कोताहियां हैं। मैं क्योंकि बोर्ड का मेंबर हूँ, मैं सिर्फ स्ट्रिक्टली बोर्ड पे बात कर लेता हूँ। आपसे एक बड़ा सख्त सवाल करना चाहूंगी इस मौके पे कि जो कंटोनमेंट बोर्ड है उसको बड़ा हैवी किस्म का बजट मिलता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से की हुई है कि वर्किंग उस तरह से नहीं की जा रही कि जैसे होनी चाहिए। इसकी क्या खास वजह? क्या कोई करप्शन के केसेस हैं, कोई ऐसे मामलात चल रहे हैं वहां पे? देखिए, बिल्कुल बोर्ड को ऐसे बजट मिलता नहीं है, बोर्ड सेल्फ जनरेट करता है बजट। अच्छा। मेरा ख्याल 3 अरब से ज्यादा हमारा सालाना टर्नओवर है और उसमें से ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बिजली के बिल हैं, जी जी, 1 अरब से ज्यादा तो हमारा बिजली का बिल चला जाता है। जो हमारे ट्यूबवेल्स चलते हैं या जो बाकी चीजें चलती हैं, 1 अरब से ज्यादा हम बिजली के बिल दे देते हैं। ये बिल्कुल एक मसला है। हम पानी बहुत ज्यादा सब्सिडाइज्ड रेट पे दे रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर बोर्ड का अमला
ज़्यादा कोशिश करे तो जो खराबियां पैदा होती हैं ट्यूबवेल्स में, जो खराबियां पैदा होती हैं, टेक्निकल इश्यूज जो पैदा होते हैं उनको जल्दी रिजॉल्व किया जा सकता है। जब वो लेट रिजॉल्व होते हैं तो फिर उसकी वजह से पानी की किल्लत और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें करप्शन का भी एक आंसर है। वो देखिए पाकिस्तान के हर महकमे में है, उसको ख़त्म होना चाहिए। बतौर बोर्ड मेंबर हम आवाज़ उठाते हैं, हमारे पास इख्तियारात 1924 का एक्ट पढ़ के आप देख सकते हैं, हमारे बड़े महदूद से इख्तियारात हैं। हम बोर्ड में पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं, हम किसी को फायर नहीं कर सकते, हम किसी को रख नहीं सकते बोर्ड में मुलाकात। यानी कि एक मेंबर के इतने इख्तियारात होते हैं, मेंबर्स के इख्तियारात बतौर बाकी चेयरमैन्स के कम होते हैं। अच्छा। जो बाकी कॉर्पोरेशन का चेयरमैन है उससे भी कम होते हैं। हालांकि हमारा जो हल्का है वो 42,000-43,000 मेरी यूनियन काउंसिल का वोट है। अच्छा। और लेकिन यहाँ पर इख्तियारात जो हैं वो सीईओ साहब के पास होते हैं, या स्टेशन कमांडर साहब जो हमारे लाहौर के स्टेशन कमांडर हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं बोर्ड के, क्योंकि तो उनके पास इख्तियारात होते हैं, उनके पास इसके इख्तियारात। बिल्कुल। तो वो अगर चाहें, मैं ये समझता हूँ कि ये सारे निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर लोग कंटोनमेंट्स छोड़ के कॉर्पोरेशंस में शिफ्ट होना प्रेफर करते हैं, जबकि पहले ये होता था कि कंटोनमेंट एरियाज में लोग शिफ्ट होने को तरजीह देते थे। यहाँ पर लाइफस्टाइल बेहतर होता था। कुछ प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, आपने मुझसे बात की थी वॉल्टन रोड की। जी, वॉल्टन रोड है वो पूरा ही एक मेन रोड है, जहाँ से आपको पता है कि कैंट एरिया से लेकर ये तमाम मेन रोड तक, फिरोजपुर रोड तक जो है वो ट्रैफिक आ रही है और बड़ा मेन रोड है वो। तो उस पे ही सड़क की जो तोड़ फोड़ है वो आज तक ठीक नहीं हुई, पिछले 2 सालों से ही ऐसे पड़ी। वॉल्टन रोड का इशू ये था कि एक वहाँ पे ड्रेन नाला जो है गुजरता है वहाँ पे। जी। वो जो ड्रेन है वो बेसिकली एयरपोर्ट का ड्रेन था। सही। और रेन वाटर ड्रेन था। उसमें अब कम से कम 8 से 10 लाख आबादी का सीवरेज गिरता है। उसकी वजह से वो जो वॉल्टन रोड पे नाला चल रहा है, वो नाले की वजह से हर वक्त कुछ ना कुछ, जब थोड़ी सी बारिश होती है तो वो ओवरफ्लो हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वहाँ पे पानी की जो मिकदार है वो बढ़ जाती है और वहाँ से गुजरना भी जो है वो बेहाल हो जाता है, बहुत बुरा हाल है। उसकी वजह ये है कि जितनी यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज बनी है या आबादियां बनी है, उन्होंने अपना प्रॉपर उन्होंने सीवरेज का बंदोबस्त नहीं किया। वो उसी नाले को इस्तेमाल करते रहे हैं। उसी नाले में इवन डीएचए का काफी एग्जैक्टली उसके साथ ही डीएचए का एरिया लगता है, फिर एयरपोर्ट साइड जाना और ये सारा एरिया, मतलब बहुत एरिया भी साथ अटैच है। जब हम रोड बनाते थे तो वो रोड खराब हो जाते थे 1-2 सालों के बाद ही। इसलिए अब हमने एक मंसूबा लेकर आए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने खुद आकर वहां पर उसका इफ्तिताह किया और ये सीबीडी के साथ मिलके, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके साथ मिलके हम एक कोलैबोरेशन में इस रोड को हम बना रहे हैं। ये मैं आपकी इत्तला के लिए ये बता दूं कि ये 12 लेन का रोड होगा। 3-3 लेन मेन रोड्स पे होंगी और दोनों तरफ की सर्विस रोड्स पे 3-3 लेन भी बनेंगी। 12 लेन्स का 212 से 15 फुट के दरमियान ये रोड होगा। स्टेट ऑफ द आर्ट रोड होगा। नाला खत्म कर दिया जाएगा। ये जो अभी करंट नाला है इसको रेन वाटर ड्रेनेज के लिए यूज किया जाएगा। बड़े सीवरेज पाइप्स डलेंगे जो हटियारा ड्रेन तक जाएंगे। वॉल्टन के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इससे बड़ी खुशखबरी ये है कि बाबे पाकिस्तान का एक मंसूबा था। बाबे पाकिस्तान का जो मंसूबा था उसको भी हमने रिजॉल्व कर दिया है। वो अल्हम्दुलिल्लाह उस पे काम शुरू हो गया है और मैं समझता हूँ कि विदिन अ फ्यू डेज रमजान के अंदर हमारा प्लान है कि वहाँ पर पहला हम एक ग्राउंड बना के तो वहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट के साथ हम उसका आगाज करें। उसमें बेतहाशा बड़े पार्क्स हैं। 800 कनाल के करीब जगह जो है वो पार्क्स के लिए, मोन्यूमेंट के लिए मुख्तस कर दी गई है। उसके अलावा वहाँ पे 2 स्कूल्स हैं, वॉल्टन स्कूल्स, उनको हम डबल करने लगे हैं। ये सारा कुछ वजीर आजम साहब की, यानी कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो सर्वे करके जा चुके हैं, जो हमारे वजीर आजम हैं करके जा चुके हैं। उस पे मेरी भी ड्यूटी ख्वाजा साहब ने लगाई है। साद रफीक साहब खुद उसको हर रोजाना की बुनियाद पे उसको मॉनिटर कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये वॉल्टन के लोगों की बड़ी सहूलत होगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला आने वाले 6 महीने साल के अंदर ये वॉल्टन रोड का नक्शा ही बदल जाएगा और यहाँ के लोगों का फिर इससे एक फायदा ये भी होगा कि क्योंकि लोकल गवर्नमेंट वहाँ पे कंटोनमेंट
मैनेजमेंट बोर्ड है, तो वहाँ पे जितना रेवेन्यू जनरेशन होगी टैक्सेस की मद में, प्रॉपर्टी टैक्सेस की मद में या TIPs की मद में या बोर्ड जो नक्शे पास करता है उसकी मद में, उससे जो हमारी आबादियां हैं वो भी अपलिफ्ट होंगी। वो जब पैसे इकट्ठे करके आबादियों पे लगेंगे तो वो आबादियां भी हमारी अपलिफ्ट होंगी। ये वॉल्टन पूरा अपलिफ्ट होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। ये मंसूबा सदियों में कोई एक आधी दफा आता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मंसूबा हम लेकर आए। चलिए जी, हम लोग भी इस चीज के लिए दुआ गो होंगे कि जल्द से जल्द वो एरिया जो है वो डेवलप हो जाए, और अगर आपकी जिम्मेदारी लगी, हमें आप पे पूरा यकीन है इंशाल्लाह ताला उसको आप पुरजोश तरीके से रिजॉल्व कराएंगे। इसी के साथ मैं एक और सवाल करती चलूं आपसे इशारत साहब के मौजूदा सूरत हाल जो इस टाइम मुल्क जिस दौराहे पे खड़ा है, आपका इसमें क्या कहना है? जो ये ज़बान पाक के मामलात हुए और फोर्स और रेंजर्स को इतनी तादाद में वहां पे भेजा गया, ये सारी चीजें, ये मामलात क्रिएट किए गए, जो सिचुएशंस कहीं पे एहतजाज और ये सिचुएशन और महंगाई पीक पे जाती जा रही है और मौजूदा गवर्नमेंट आपके सामने नून लीग की ही जा रही है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि इसको कैसे आप लोग कंट्रोल करेंगे? किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? देखें, ये फिर बड़ी माजरत के साथ दो बड़े महंगाई का और ज़बान पाक वाला जो सारा टॉपिक है, ये लेंथी टॉपिक्स है दोनों। मैं दोनों पे अलग-अलग जवाब दे देता हूँ। जी बिल्कुल। गुजारिश ये है कि देखें, ज़बान पाक वाला आपने पहले सवाल किया, तो ज़बान पाक वाला इंसिडेंट क्या था? कभी भी कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि यूज ऑफ फोर्स किया जाए जी। कभी कोई हुकूमत नहीं चाहती कि किसी को इस तरह से हीरो बना दिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने देखा है कि ये सारी चीजें करने से बल्कि मकबूलियत बढ़ गई है खान साहब की, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी चीज को इतना हाईलाइट ना करते तो शायद वो आज कौम में इतने ज्यादा मकबूल ना होते। अब लोगों का ट्रस्ट उनकी तरफ क्यों बिल्ड होता जा रहा है? उन्हें वो इतने मजलूम नजर आ रहे हैं, व्हाई? ऐसा क्यों? मैं समझता हूँ कि इसमें भी एग्जैजरेशन है। ये बात इस तरह नहीं है जिस तरह आप समझ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि देखिए, ज़बान पाक का इशू था क्या? ये इशू शुरू होता है जब आप इनके खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस बनते हैं। ये मामला शुरू होता है जब इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट्स निकलते हैं। अरेस्ट वारंट्स इनके खिलाफ, इनको अदालत में पेश करने के लिए अरेस्ट वारंट्स निकाले गए। अदालतों का बायकॉट कर रहे थे, अदालतों में पेश नहीं हो रहे थे। अगर इनको अदालतों से इख्तलाफ था या अगर इनको अदालतों में पेश होने से कोई मसला था तो ऑन एयर कहते। इन्होंने कभी अदालत में पेश होने से इनकार भी नहीं किया, लेकिन ये फिर पेश भी नहीं होते थे। ये इस्लामाबाद गए, इस्लामाबाद जाके तोशा खाना वाला जो केस जिस अदालत में लगा था, 3 केसेस में ये पेश हो गए। तोशा खाना वाले केस में ये पेश नहीं हुए। इनके तोशा खाना वाले केस में 6 बार इनको तलबी की गई, 2 दफा इनके बेलेबल, नॉन बेलेबल वारंट्स इशू किए गए। जब एक शख्स अदालत के सामने पेश ही नहीं होने को तैयार होगा तो फिर उसको किस तरह बुलाया अदालत में? सर, इसमें एक और छोटा सा सवाल मैं करती चलूं कि एक वो भी वक्त था जब वारंट भिजवाए जाते थे, मीन टू से कि जाती उम्रा में, तो इस चीज को वहां पे रिसीव ही नहीं किया जाता था, चुस्पा किया जाता था। इसकी क्या वजह थी? उस वक्त तो कोई रेंजर्स नहीं, उस वक्त तो कोई पुलिस नहीं आई, वहां पर कोई भी ऐसी चीजें नहीं थी। लेकिन जाती उम्रा में जो बैठे थे ना, वो जेलें भी काट चुके हैं, वो पेश भी हो चुके हैं, वो अपने केसेस भुगता भी चुके हैं। उनमें से बेशतर लोग कोई 6 महीने, को साल, को 2 साल की जेल काट चुका है। यहाँ पे तो एक दिन जेल में नहीं काटा जा सकता, ये मैं आपको लिख के कहीं पे दे देता हूँ। हम तो नहीं कहते कि हम जेल में भेजने लगे हैं, हम ये कहते हैं कि अदालतों को फेस करें, आप पे जो इल्जाम है उनको क्लियर करें। अगर इल्जाम दुरुस्त है तो फिर जेल जाएं। ये सवाल ये उठता है कि उस एरिया को, ज़मान पाक के एरिया जो कि पब्लिक रोड भी है उसके साथ, और उसको इतना ब्लॉक किया गया, इतने कैंपिंग्स और ये सब चीजें, इसको इतना ज्यादा एक हुआ टाइप चीज बना दिया गया। और रेंजर्स आप देख ले वहां पे कितनी मौजूद है, फोर्स वहां पे कितनी ज्यादा मौजूद है, पुलिस के एहलकार कितने मौजूद है। इसकी क्या खास वजह है कि वहां पे एक ऐसा क्या बॉम्ब गिराया था कि सारी फोर्स को वहां पे लगा दिया गया? ऐसी क्या चीज थी वहां? देखिए, आप ये इसके थोड़ा सा बैक ड्रॉप में जाएं, आप ये देखें कि वहां पर नैब की टीम्स भी जाती रही हैं नोटिस लेके, वहां पे अदालतों की भी टीम्स नोटिस लेके जाती रही हैं। जो तहरीके इंसाफ के कारकुन हैं वो उन टीम्स को सदुकोब करते रहे हैं जी। पहले किसी किस्म की फोर्स नहीं ले जाई गई जी। पहले किसी किस्म की गिरफ्तारी नहीं करने का कहा गया, सिर्फ जाके नोटिस दिए गए। जब कोई शख्स
शख्स ढीठ होके घर पे बैठा रहेगा, कभी वो कहेगा मेरा प्लस्तर नहीं उतर रहा, कभी वो कहेगा मैं बीमार हूँ, कभी वो कहेगा कि मैं जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट है मुझे, कभी कोई बहाना लगाएगा, कभी कोई बहाना लगाएगा, तो एक हद तक अदालतें बर्दाश्त करती हैं। देखिए ये तो बात करते हैं तरीके इंसाफ की, ये इंसाफ की बात करते हैं, ये कहते हैं दोहरा म्यार नहीं होना चाहिए कानून का। मैं आज देखता हूँ कि आपके या मेरे खिलाफ अगर कोई अदालत हमें समन करे तो हम कैसे नहीं पेश होते अदालत में, हमें घसीट के पेश किया जाता है। ये बात तो आप इससे मैं भी मुत्तफिक हूँ, कानून की पासदारी नहीं की गई बहुत सारी चीजों में, और ये गलत भी है अदलिया के साथ भी, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। खान साहब को इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए था। मेरा एक आपसे मैं इधर एक कमेंट ऐड करना चाहता हूँ। जी जी। देखिए ये फोर्स हमने नहीं भेजी, ये फोर्स अदालतों के हुक्म पे आई है। ये अदालतों के ऑर्डर्स नहीं मान रहे थे, हमारा तो ये ऑर्डर नहीं था, ये अदालतों के हुक्म पे ये फोर्स आई है। और ये फोर्स जब वहां पर आई, पहले उन्होंने उनको गिरफ्तार करके उनको जेल में बंद नहीं करना था, उनको अदालत के आगे पेश करना था जी। फिर अदालत ने आगे केस की कार्रवाई आगे चलानी थी जी। लेकिन जब एक बंदा इतना ढीठ हो जाए कि वो घर से बाहर, लेकिन ये भी तो देखें कि इनसिक्योरिटीज क्यों थी खान साहब को, कि उन्हें बाहर निकलेंगे तो उन्हें या तो अरेस्ट कर लिया जाएगा या उन्हें मार दिया जाएगा, ये इनसिक्योरिटी क्यों उनके दिल में आई? कोई ऐसी थ्रेट्स थे? अरेस्ट जरूर उनको किया जाना था, अरेस्ट करके उस अदालत के आगे पेश करना था उनको जिस अदालत से वो भागे हुए हैं, ठीक है, जिसमें वो बाद में जाके बाहर गाड़ी में बैठ के हाजिरी लगवाते रहे। पुलिस का भी यही मकसद था कि उनको पकड़ के उस अदालत में पेश किया जाए जी जी। इसके अलावा और कोई किसी का मकसद नहीं था। जहां तक बात है कि जी मुझे कोई मारना चाहता है, मैं समझता हूँ ये बड़ा सीरियस एक इशू है, इस पे जरूर बहस होनी चाहिए। सारे पॉलिटिकल लीडर्स को, किसी भी लीडर की, मैं ये समझता हूँ बेशक वो इमरान खान साहब है, बेशक वो नवाज शरीफ साहब है, बेशक वो कोई और लीडर है, किसी भी लीडर की सिक्योरिटी जो है वो सबसे पहले आटमोस्ट इम्पोर्टेंट है जी जी। वो इमरान खान साहब है कोई और है, सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। किसी को भी हम नहीं चाहते कि अल्लाह माफ करे पाकिस्तान में फिर एक लियाकत मार दोहराया जाए जी जी। हम नहीं चाहते कि किसी किस्म का कोई यहाँ पर ब्रूटल मर्डर किया जाए किसी दोबारा एक पॉलिटिशियन का। तो देखिए इसका तो सदेबाब होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी देने को तैयार थी। गवर्नमेंट उनको जब लेके जाना था गवर्नमेंट ने, तो सिक्योरिटी के साथ ही लेके जाना था उनको, बगैर सिक्योरिटी के नहीं कहीं पे शिफ्ट करना था। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। नाज़रीन आज बहुत सी बातें हुई तमाम चीजों पर, महंगाई पर भी और मौजूदा सूरत हाल पर भी। नए गेस्ट के साथ मिलेंगे आपको दोबारा से, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।